नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, दिलों की धड़कनें आपकी बढ़ी हुई होंगी। कल ही परीक्षा है टेट 2021 की, तो आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं। फिलहाल कल एक वीडियो डाला हमने, उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया एक और वीडियो बनाइए। तो तबीयत थोड़ा बीमार थी, लेकिन इस अस्वस्थता के बीच हमने सोचा कि एक वीडियो और बना दिया जाए। तो जिस चीज़ को लेकर के काफ़ी बातें आप लोगों ने कही थी कि भैया परिभाषाओं और बुक्स को लेकर के बनाइए, तो एक प्रयास किया गया, मेहनत हुई और उसके बाद कुछ चीज़ें आपके सामने व्यवस्थित है और उन्हें क्रम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं, जानने का प्रयास होगा। टेट ही नहीं, एसटेट की दृष्टि से भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और लगभग 18 परिभाषाएं ये हैं, 4 ये हैं, 22 हुए और 11 परिभाषाएं, 11 बुक्स ये हैं, तो कुल 33 कंटेंट है। और जो 3 अंक है वो हमारे लिए काफ़ी लकी है, तो परीक्षा में आने के चांसेस जिससे बन सकते हैं, चाहे अगले वाले में ही आए या इसी में ही आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें उसके लिए। तो एक प्रोसेस है, बाकी आप निश्चिंत रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। कल की तैयारी के लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको जो हम बता रहे हैं, आप इसे बिल्कुल भी पेपर पेंसिल का यूज मत करिए, केवल हमारी बातों को सुनिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं और उसी के बीच एक रिवीजन के तौर पर इसे ले करके चलिए और बस केवल सुनिए और सुन करके चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ जो हमारी किताबें हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है, उनमें से किताब विलियम जेम्स की है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। वीडियो में इसकी चर्चा हमने की थी। तो विलियम जेम्स की जो किताब है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। वॉटसन की जो किताब है वो बिहेवियरिज्म है। थॉर्नडाइक की एजुकेशनल साइकोलॉजी है। हमारे लिए ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इन्हीं की एक और किताब है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस एक किताब है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस है। हल महोदय की किताब है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर और स्किनर की है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें वॉटसन, हल और स्किनर का हमको ध्यान रखना है, ये बिहेवियर को लेकर के ही है। वॉटसन की है बिहेवियरिज्म, हल की है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर और स्किनर की है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो ये किताब हो गई हमारी। उसके बाद स्टैनले हॉल की जो किताब है एडोलसेंस है, फादर ऑफ एडोलसेंस स्टैनले हॉल को माना जाता है। आप लोगों ने हम लोगों ने इसकी चर्चाएं की थी। जो किशोरावस्था है उसे संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है। तो एडोलसेंस से लेकर के जितनी भी बातें हमसे पूछी जाएंगी, अगर हमें वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो हम स्टैनले हॉल को लेकर के ही चलेंगे। चीज़ें हमने आपको बताई थी। और शैशवावस्था की अगर बातें होंगी तो वहाँ पर हार्लाक महोदया का बहुत विशेष योगदान है। तो शैशवावस्था से संबंधित चीज़ें अगर आती हैं और हमें नहीं समझ में आ रही या हमें नहीं है उन तथ्यगत आंकड़ों को, तो अगर हार्लाक महोदया मिले तो वहाँ पर उनके पास जाइएगा आप लोग। बाकी रूसो की जो पुस्तक है वो एमाइल है और रुडोल्फ गॉलकाय की जो पुस्तक है साइकोलॉजिया है। सबसे पहले जो साइकोलॉजी शब्द दिया था वो गॉलकाय महोदय ही थे। रॉबर्ट गैने की जो पुस्तक है वो द कंडीशन ऑफ लर्निंग है। रॉबर्ट गैने की जो पुस्तक है वो कंडीशन ऑफ लर्निंग है। इसके बाद ये जो किताब थी वो एस्टेट में आई हुई थी। फ्रांसिस गाल्टन की जो पुस्तक है वो हेरेडिटी जीनियस है। फ्रांसिस गाल्टन की जो पुस्तक है वो हेरेडिटी जीनियस है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि सुजनकी का जो पिता है वो इन्हें ही माना जाता है। सुजनकी या सुजन शास्त्र का जो पिता है वो इन्हीं फ्रांसिस गाल्टन को ही माना जाता है। सुजनकी का पिता या सुजन शास्त्र का जो पिता है वो फ्रांसिस गाल्टन को मानते हैं। आनुवांशिकता से रिलेटेड टॉपिक था, हमने आपको बताया भी था। और इन्हीं का जीव सांख्यिकी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था।
वंशानुक्रम में। तो जो जीव सांख्यिकी सिद्धांत है वो फ्रांसिस गाल्टन का ही है और सुजनकी या सुजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसिस गाल्टन माने जाते हैं। इनकी भी पुस्तक हेरेडिटी जीनियस हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट है जीन पियाजे की पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ये परिभाषित करते हैं। जीन पियाजे की पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। पुस्तकें बहुत सी हैं, लेकिन ये 11 पुस्तकें हमने रखी हैं। एक तो अंक अच्छा है, दूसरी चीज़ कि महत्वपूर्ण हमारे लिए इतनी ही है, और बाकी पेपर की बात होगी कि वो किस स्तर का बनाते हैं, उस आधार पर निर्धारण होगा कि कौन सी बुक आनी है। परिभाषाओं की अगर हम चर्चा करें तो जो पहली परिभाषा हमने लिखी है वो लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक ज्ञानार्जन आधारशिला। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापक के ज्ञानार्जन की आधारशिला है। ये कथन स्किनर महोदय का है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। वुडवर्थ की परिभाषा है शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन है। जो दूसरी परिभाषा है वो है हमारी शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन है, वुडवर्थ कहते हैं। अगली परिभाषा हम लोगों को जानकारी होगी, वॉटसन महोदय की है। वॉटसन महोदय कहते हैं कि हमें कोई एक नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। व्यवहारवादी या व्यवहारवाद के जो जनक हैं जे.बी. वॉटसन महोदय हैं, और इनकी जो परिभाषा है जानकारी होगी। अगला है जॉन लॉक की। इन्होंने बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट कहा है कि बालक का एक मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये जो परिभाषा है वो जॉन लॉक की है। एक परिभाषा है वुडवर्थ की है। वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो है मूल प्रवृत्तियां क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, वुडवर्थ की परिभाषा है। मूल प्रवृत्तियों से लेकर के हमने आपको काफ़ी सारे बिंदु बता रखे हैं कि हमें यह ध्यान में रख करके चलना है कि मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के जो जनक हैं वो विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और मूल प्रवृत्तियां से संवेगों का जन्म होता है, मतलब मैकडूगल ने 14 संवेग भी बताए हैं। ठीक, तो मूल प्रवृत्तियों के विषय में भी ध्यान रखना, क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप। जैसे हम कह लें कि पक्षियों का घोंसला बनाना हो गया, मछलियों का तैरना हो गया, ये सारी की सारी हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। भय लगने पर हमारा भागना हो गया, या खुश होने पर हंसना हो गया, इन चीज़ों को मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। अगला है रॉस की परिभाषा है, संवेग को लेकर के परिभाषित किया है। रॉस ने बताया है कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रॉस की परिभाषा है, रॉस कहते हैं कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक, या इसी को हम कह सकते हैं फीलिंग्स, भावात्मक, है ना, जो हमारा भावात्मक रूप है वही हमारा रागात्मक रूप है, या इसी को हम फीलिंग्स कह सकते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स हैं। तो जो संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें फीलिंग्स या भावात्मक तत्व की या रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ये कथन रॉस का है। अगला कथन हॉरलॉक महोदया का है। हॉरलॉक महोदया कहती हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हॉरलॉक महोदया महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कहती हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला जो कथन है क्रो एंड क्रो का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। अगली परिभाषा फ्रायड की है। फ्रायड कहते हैं मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड की परिभाषा है, महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगली परिभाषा है स्टेनले हॉल की। स्टेनले हॉल कहते हैं किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। स्टेनले हॉल का कथन है, हमने बताया कि किशोरावस्था का पिता या फादर ऑफ एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलसेंस इनकी पुस्तक भी है, अभी देखा। तो ये कहते हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। एक परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियो में रॉस की भी बताई थी कि पुनरावृत्ति काल के रूप में भी ये जाना जाता है। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल, तो उस परिभाषा को भी हमें ध्यान में रख करके चलना है।
लगभग 5-6 परिभाषाएं हमने आपको उस वीडियो में भी बताई थी, तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, क्रो एंड क्रो कहते हैं किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। जो वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशाएं हैं इनको प्रस्तुत करते हैं किशोर। अगली परिभाषा है स्किनर की है, अधिगम को लेकर के है, महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे लिए पेपर की दृष्टि से, कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, स्किनर की परिभाषा है। अगली है प्रगतिशील व्यवहार के व्यवस्थापन की क्रिया को अधिगम कहते हैं, या प्रगतिशील व्यवहार के व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये कथन भी स्किनर महोदय का है। अगला है क्रो एंड क्रो की है, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, आदतें जो भी हमारी हैं, ज्ञान, नॉलेज और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वो अधिगम है। इसके बाद अगली परिभाषा है गेट्स की है। गेट्स की परिभाषा ये पिछली बार की उसमें पेपर में आई हुई है कि अधिगम के जो वक्र हैं वो सीखने की गति, प्रगति एवं मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। गेट्स एवं अन्य की परिभाषा है, पिछले में आई हुई थी, ऑप्शन में गेट्स महोदय नहीं थे, तो इस वजह से ये अंक सभी में बांटा गया था। तो फिलहाल ध्यान रख के चलना है कि जो गेट्स की परिभाषा है वो अधिगम के वक्र, सीखने की गति, प्रगति एवं मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है स्किनर की है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, स्किनर महोदय कहते हैं। और एक परिभाषा हमने आपको पिछले में बताई थी कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करती है, नियमित करती है एवं जारी रखती है। गुड की परिभाषा है, प्रेरणा से रिलेटेड है। अगली परिभाषा है हमारी गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड व्यक्तित्व को लेकर के परिभाषित कर रहे हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। जो भी हमारे गुण हैं, वर्च्यू हैं, उन गुणों का समन्वित रूप ही हमारा व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है। वुडवर्थ की परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वुडवर्थ परिभाषित करते हैं कि जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ कहते हैं। और रॉस की एक परिभाषा है चिंतन को लेकर के कि मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू चिंतन कहलाता है। जो चिंतन है वो मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये भी ध्यान रखना हमें पॉइंट के रूप में भी कि जो चिंतन है वो ज्ञानात्मक पहलू है, जो संवेग है हमारे वो भावात्मक पहलू के अंतर्गत आते हैं। तो चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये परिभाषा है रॉस की। इसके बाद बुद्धि को लेकर के परिभाषाएं बहुत सी हैं, लेकिन 4 हमने छांट करके रखी हैं, उम्मीद है कि इनसे आ सकता है। एक परिभाषा बकिंघम की है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जो बुद्धि है वह सीखने की योग्यता है। एक परिभाषा वेल्स की है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि कहलाती है, ये परिभाषा वेल्स की है। टर्मन की परिभाषा है बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। अगली परिभाषा है वुड्रो की है। वुड्रो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, और वुड्रो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो ये परिभाषाएं हमारी महत्वपूर्ण थी और ये कुछ पुस्तकें थी। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हम लोग अगर देखें तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भाषा विकास का सिद्धांत है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा भाषा विकास है, जो भाषा विकास है, इस विकास का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया है चॉम्स्की ने। जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो चॉम्स्की का है। और चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि जो भाषा है व्यक्ति में, वो सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है। व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और जो भी हमारे कौशल हैं भाषा से रिलेटेड, या कोई भी कौशल हम लेकर के कह लें, तो ये कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। इस बात को भी बहुत ध्यान में रखिएगा, अंतः संबंधित।
ठीक। तो जो भी हमारे कौशल हैं वो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। प्रश्न अगर पेपर में आए ऐसा और आपको कोई ऑप्शन अंतः संबंधित वाला मिले तो आप 100% वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिएगा आप एक बार, तो चाहे हम अपने विकास की बात करें, चाहे विकास के अन्य प्रारूपों की बात करें, या भाषा विकास की बात करें, या संज्ञान के विकास की बात करें, हर तरह का जो विकास है वो परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होगा। तो ये भाषा विकास को लेकर के बातें थी। और एक दो बात और हम आपसे करें तो हमने आपको बता रखा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो जेम्स लैंगे सिद्धांत है या कैरन बार्ट सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का जो संबंध है वह संवेग से है। जेम्स लैंगे और कैरन बार्ट सिद्धांत का संबंध संवेग से है। और एक सिद्धांत आप और ध्यान में रखिएगा, जो संघनन का सिद्धांत है ना, जो संघनन का सिद्धांत है, पेपर में कभी ये पूछा गया है, जो संघनन का सिद्धांत है वह सिद्धांत हमारा स्मृति से संबंधित है। जो संघनन का सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित है। और एक शब्द और ध्यान रखिएगा कि अनुवांशिकता जो हमारी है वो एक स्थिर सामाजिक संरचना है। जो अनुवांशिकता है वह स्थिर सामाजिक संरचना है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो अनुवांशिकता है वह हमारी स्थिर सामाजिक संरचना है, ये पॉइंट के भी आने की संभावना है। जो अनुवांशिकता है वो हमारी स्थिर सामाजिक संरचना है। और एक दो पॉइंट अगर हम आपसे और चर्चाएं करें तो हमें ये ध्यान रख करके चलना है कि जो भी हमारी शिक्षा है वो शिक्षा हमारी सदैव कैसी होगी, बाल केंद्रित होगी। इसे ध्यान रखना कि हमें बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके ही सारी शिक्षाएं करानी है। बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके ही सारी शिक्षाएं करानी है, बाल केंद्रित होगी। दूसरी हम कहें कि जो हमारी शिक्षा है वो हस्तक्षेप रहित होगी, मतलब किसी का हमारी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं होगा। हम कैसे भी किन्हीं भी संसाधनों का इस्तेमाल करके हम पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं या गतिविधियों का निर्माण कर रहे हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, हस्तक्षेप रहित है। बच्चे को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें पॉजिटिव लेकर के चलना है, उसके अंदर कभी कोई कमियां नहीं निकालनी है। अगर बच्चा असफल होता है तो इसका एक कारण होगा कि हमारा तंत्र असफल हुआ है या वो शिक्षक की असफलता होगी, है ना। हम उसे नहीं पढ़ा पाए इसलिए वो असफल हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रख करके चलना है। बच्चा सदैव पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, तो बाल केंद्रित होगी, हस्तक्षेप रहित होगी। और अगर एक दो बिंदुओं की और हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो लोकतांत्रिक होगी, लोकतांत्रिक होगी, या इसी को हम जनतांत्रिक कह सकते हैं। लोकतांत्रिक कह ले या जनतांत्रिक कह ले। लोकतंत्र का मतलब है कि बच्चे को अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त करने की पूर्ण छूट होगी। बच्चा अपनी समस्याएं लेकर के आएगा और हमारा कर्तव्य होगा कि हम उन समस्याओं का समाधान करें। लोकतांत्रिक होगी। और दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो हमारी लचीली भी होनी चाहिए, और जिसमें जो बालक है वो बालक एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। ध्यान रखिएगा, बालक की भूमिका सदैव सक्रिय रूप में या एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होगी, निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में नहीं होगी हमारे शिक्षण पद्धति में। और हमारी शिक्षण पद्धति की जो प्रक्रियाएं हैं वो लचीली होनी चाहिए, जो समय समय पर हम उनमें क्या कर सके, परिवर्तन कर सके। इसके बाद एक दो चीज़ें और ध्यान रखना कि एक बात और आती है पेपर में कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और एक तथ्य आता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में है उसमें एक नाम आता है एडम्स एवं रॉस का। एक नाम है एडम्स एवं रॉस का आता है। ये कहते हैं कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, उन दो ध्रुवों में इन्होंने शिक्षक को रखा और बालक को रखा। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें नाम आता है जॉन डीवी का, जॉन डीवी का। और इन्होंने शिक्षा के तीन ध्रुव बता दिए। उन तीन ध्रुवों में एक ध्रुव इन्होंने बताया कि एक तो हमारा शिक्षक हो गया, दूसरा बताया हमारा बालक है, शिक्षक बालक।
शिक्षक स्वतंत्र चर होगा, बालक आश्रित चर होगा, और तीसरा इन्होंने बताया कि हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है जो इन दोनों को बांध करके रखेगा, या ये हमारी मध्यस्थ चर की भूमिका का निर्वहन करेगा। ठीक, तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में जॉन डीवी मानते हैं, ये कहते हैं शिक्षक है, बालक है और पाठ्यक्रम है त्रिध्रुवी प्रक्रिया। द्विध्रुवी प्रक्रिया में एडम्स और रॉस आते हैं, इन्होंने 2 ध्रुवों में शिक्षक और बालक को ही लेकर के चला है। तो इतनी सारी बातें थी हमारी। 1-2 बिंदु अगर हम आपसे और कहें तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रख करके चलिएगा कि जो हॉरलॉक महोदया है ये कहती है कि विकास धीरे धीरे, जगह नहीं है, आप पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, केवल सुन लीजिए, विकास धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, ये हॉरलॉक महोदया कहती है। और विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो तीव्र गति से होंगी या आकस्मिक होंगी, तीव्र गति से होंगी या आकस्मिक होंगी, ये स्टेनले हॉल महोदय कहते हैं। और विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है या विकास की प्रक्रियाएं क्रमिक होती हैं, ये कहने वाले थार्डाइक महोदय हैं। ठीक, तो तीनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, तीनों सिद्धांत हमारे हैं। बाकी विकास को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर रखी हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। ये एक अंतिम वीडियो था, संभवतः इसके बाद वीडियो ना बने, तो इस वीडियो को आप लोग समर्थन करिएगा इसका फिलहाल, उम्मीद यही करते हैं। बाकी जो भी समस्याएं हो, आप अब कल आपका पेपर ही है, तो बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। यहाँ जो धड़कन धड़क रही है उसको बस ऐसे ऑल इज वेल करते रहिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी की है, और जब तैयारी की है तो फिर उन चीज़ों से डरना क्या, सब अच्छा होगा, नथिंग। बाकी मिलते हैं हम लोग जैसे समय लगता है। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर सभी का अच्छा हो, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उपस्थित हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं या हम आपका कर रहे हैं, उस लक्ष्य तक आप बहुत जल्दी पहुँचें। शुभकामनाएं, धन्यवाद।